हेलो स्टूडेंट। तो इस समय स्टार्ट कर रहा हूँ डीपीपी नंबर 6। तो ये एडवांस का मॉड्यूल है और एडवांस रिवीजन प्रिपरेशन का मॉड्यूल है और एडवांस के रिवीजन के लिए सफिशिएंट मॉड्यूल है। तो डीपीपी नंबर 6 में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें जो चैप्टर्स होंगे मैं पहले बता देता हूँ, आप उसको रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद तब इसको अटेम्प्ट करिए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको आंसर से मैच कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस डीपीपी का लिंक मिलेगा और प्लस इसका आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपको समझ नहीं आएगा उसको वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए। ओके, तो ये जो डीपीपी है उसमें एसएचएम, रोटेशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो आप क्या करिए, एक बार एसएचएम रिवाइज कर लीजिए, रोटेशन रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज कर लीजिए, विस्कोसिटी रिवाइज कर लीजिए एंड देन इलास्टिसिटी को रिवाइज कर लीजिए। इतना रिवाइज करने के बाद आप फिर इस डीपीपी पे आइएगा। ओके, चलो मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है कि डायग्राम है। Find the natural frequency of oscillation of the system in the shown in figure. Pulley are massless and frictionless. Spring and string are also massless. अगर हर चीज मासलेस है तो इस ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। तो 2 पुली स्ट्रिंग 1 kg का ब्लॉक यहाँ पे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है 25 के बराबर, ब्लॉक का मास है 1 kg। कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताइए, स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच का हेल्प लेते हैं, मेथड 1। इसके बाद मेथड 2 बताऊंगा जो कि आपको जल्दी आंसर बता देगा, बट मेथड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेसिक से ही आता है। इसमें क्या किया जाता है, इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट देते हैं और एक चीज ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट फोर्स का असर कभी भी ब्लॉक के टाइम पीरियड पर नहीं पड़ता है। लीनियर एसएचएम अंडर लीनियर अंडरलाइन है, लीनियर एसएचएम कांस्टेंट फोर्स ओनली चेंज मीन पोजीशन बट डज नॉट इफेक्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मान लो mg है ही नहीं, भूल गया, mg एक कांस्टेंट फोर्स है तो उसको भूल जाओ। तो mg को भूल जाओगे तो जो नेचुरल लेंथ होगा वही मीन पोजीशन की लाइन होगी, जहां स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं होगा, उसको नेचुरल मान लिया, वही मीन पोजीशन। ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दिया, जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इस रस्सी में टेंशन, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब मास इसका 1 kg है, इस रस्सी में टेंशन t हो गया। अगर ये t है तो यहाँ पे क्या आएगा, t/2, यहाँ पे भी क्या आएगा, t/2, ये t/2 तो ये क्या होगा, t/4, यहाँ क्या होगा, t/4। इस स्प्रिंग का इलांगेशन मान लो x1 x1 है, तो इसमें इलांगेशन t और k में क्या रिलेशन होगा, आप लिखोगे t/4, f बराबर t/4 k इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स 1। ओके, तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिल गई
T/100। ठीक है, अब देखो एक एक करके सोचते हैं। एक्चुअल में हमें इस t में और इस x में रिलेशन निकालना है। अगर इस t और इस x में रिलेशन आ गया तो इससे इसका फोर्स आ गया x के टर्म में, एक्सेलरेशन आ जाएगा x के टर्म में मास से डिवाइड करके। और एक बार एक्सेलरेशन अगर मास के टर्म में आ गया तो उसको कंपेयर करा देंगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। तो देखिए ओके, अच्छा इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 के बराबर। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। तो क्योंकि पूछे इसके सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे को, तो इसका x1 इसका 0, तो इसका होगा x1 प्लस 0/2 नीचे को, दैट इज x1/2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया नीचे को x1/2 इसका। अच्छा इसका कितना है 0, इस पॉइंट का, इसका भी 0, और इसका कितना है x1/2। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, दिस इज 0 प्लस x1/2 का हाफ था ना, a1 प्लस a2/2, वैसे ही x1 प्लस x2/2। तो इसका 0, इसका x1/2 एंड होल डिवाइड बाई 2 इट इज x1/4। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ x1/4 नीचे को, हाँ इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x है, तो दोनों बराबर होगा ना। ये ब्लॉक जितना नीचे जाएगा ये पुली भी तो उतना ही नीचे आएगी। दिस मीन्स यू कैन राइट x बराबर x1/4। अब यहाँ से x1 आप प्लेस कर दीजिए, दिस इज t/400। अच्छा यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 400 इंटू एक्स आ गई। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अच्छा इस ब्लॉक का फोर्स t है, मास 1 है, तो इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या आएगा, t को मास से डिवाइड कर दीजिए, t/मास 1 kg, तो t/मास, तो मास 1 है तो कितना आएगा अगेन 400। लेकिन एक माइनस साइन मैं इस लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और फोर्स ऊपर दिया। अब इसको कंपेयर करो, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 20, पीछे टाइम पीरियड तो 2π/ओमेगा, ओमेगा इज 20, दिस इज π/10, आंसर इज π/10। π/10। अच्छा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टाइम पीरियड का अपोजिट होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t 10/पाई। अब पाई 10 लिख सकते हो पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन पाई, तो वैल्यू इज पाई, तो आंसर इज डी। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, मेथड 1 में जाके एकदम बेसिक से बताया आपको। इसके अलावा जो सेकेंड अप्रोच है तो शॉर्टकट बोलते हैं। देखो शॉर्टकट ठीक है, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि एडवांस के एग्जाम देने जा रहा हूँ, शॉर्टकट के एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ। एडवांस के एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगा देते, तुम सेलेक्ट होने से मतलब रखो जो कि बेसिक्स होता है। ठीक है, मेथड 2 इसमें क्या करते हैं, इसको t दिखाया, इसको t/2, इसको t/2, इसको t/4, इसको t/4 दिखा देता है। इस स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालते हैं। इस स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या होगा x, x आएगा, इस फोर्स को इस k से डिवाइड करो, F बराबर क्या होता है kx, तो t/4 बराबर kx, k इंटू x1। तो इसमें का इलोंगेशन कितना आएगा x1 की वैल्यू t/4k, तो इसमें का इलोंगेशन x1 मिल गया t/4k। अब कांस्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है, कांस्टेंट रिलेशन, तो स्प्रिंग पे लगाते हैं और ब्लॉक पे लगाते हैं और कहीं नहीं, तो अब टेंशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस स्प्रिंग में देखो क्या, इस स्प्रिंग में ये पॉइंट नीचे को गया कितना, इतना दूर, इस स्प्रिंग के एबीडी में टेंशन ऊपर को दिखेगा, तो अपोजिट साइन आएगा, तो स्प्रिंग पे अपोजिट साइन यूज करेंगे। तो t/4 मल्टीप्लाई करो x1 से, माइनस साइन, ये नीचे को रहा है तो x नीचे और इस स्प्रिंग का फोर्स ऊपर को रहा है ना। अब इस ब्लॉक पे लगाते हैं, इस ब्लॉक पे t ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस t इंटू एक्स एंड दैट इज 0, सम 0 कर देता है। अच्छा एक चीज देखो, इस माइनस को हटा दो तो प्लस प्लस हो गया, पता है इसलिए क्या किया था, तो बच्चों को याद करवा दिया जाता है क्या, अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड हो या कंप्रेस्ड हो
टेंशन फोर्स को इलांगेशन से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा प्लस लिखो। क्यों? अगर स्प्रिंग मान लो इलांगेटेड हो रही है तो स्प्रिंग कैविटी में टेंशन टी ऊपर और इलांगेशन नीचे, माइनस साइन। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग नीचे धक्का मारेगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फिर माइनस साइन। चाहे कंप्रेस या इलांगेटेड हो, स्प्रिंग का मल्टीपल इलांगेशन के साथ हमेशा नेगेटिव लिखो। तो जितने स्प्रिंग है सब में सोचना ही नहीं, कंप्रेस इलांगेशन जब फोर्स इनटू इलांगेशन अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर दो। अब ब्लॉक पे भी अपोजिट आएगा, इसको भी लिख लो, सब जगह अपोजिट आता है, माइनस माइनस। तो देखो मैंने क्या किया, इस के को हटा दो, बस ऐसे ही रहने दो। अब पूरे के टर्म में ही आंसर से बता देता हूँ। मास एम रहने दो, सब हटा दो ऐसे, फिर रिपीट करना देखा आप। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ टी लिखेंगे, रिपीट करो, यहाँ पे टी लिखूंगा, यहाँ पे टी बाई टू, टी बाई टू, टी बाई फोर, टी बाई फोर। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, इस स्प्रिंग का इलांगेशन निकालो। और अगर ज़्यादा डिटेल जान चाहते हो तो मेरे एसएचएम की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मिल जाएगा। तो इस स्प्रिंग का जो इलांगेशन होगा, दिस इज टेंशन टी बाई फोर बराबर के इंटू एक्स1। एक्स1 क्या गया, टी बाई टी अपॉन फोर के। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस यहाँ का टेंशन क्या है, सिर्फ स्प्रिंग और ब्लॉक लगाता है और कहीं नहीं। और लेकिन इस मेथड के लिए पूरी मासलेस होना चाहिए। तो यहाँ का टी बाई फोर और इलांगेशन टी अपॉन फोर क्या है, तो टी अपॉन फोर के ऐसे लिखो। समझ रहे हो क्या कर रहे हो, यहाँ की टेंशन टी बाई फोर और इस स्प्रिंग का इलांगेशन टी अपॉन फोर के, मल्टीप्लाई कर दो, साइन माइनस। इस ब्लॉक पे टेंशन टी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होगा, टी इंटू एक्स बराबर 0। यहाँ इसका टेंशन इसका इलांगेशन मल्टीप्लाई किया अपोजिट साइन पे जाके, इस ब्लॉक का टेंशन इसका इलांगेशन मल्टीप्लाई किया अपोजिट साइन पे जाके, दैट इज 0। अब ये टी अपॉन 16 क्या है, बराबर x, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 16 के x और एक माइनस साइन। इस ब्लॉक पे टेंशन आ गया x के टर्म में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 16 अपॉन मास m इंटू के एक्स आ गया। अब आगे बढ़े, ये बराबर क्या आएगा, माइनस 16 अपॉन m क्या है, 1 kg। और k की वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, नोट करो, k था क्वेश्चन में 25, देखो क्या है 25, k की जगह पे 25 रखो, इंटू एक्स कितना आ गया, ये की वैल्यू आ गई क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 400 माइनस 400 इंटू एक्स बनेगा। देखो आ गया सेम इक्वेशन। अब कंपेयर करा लो, ये बराबर माइनस मेगा स्क्वायर एक्स आ गया, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मिल गया। ओके चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखें क्वेश्चन नंबर 2, अ थिन यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड ऑफ मास 2 kg, इसका मास 2 kg है and length 1 meter, free to rotate about its appearance. When at rest, it receive an impulsive blow of 10 Newton second at its lowest position, normal to its length as shown in the figure. The kinetic energy of rod just after impact is इस इम्पैक्ट के तुरंत बाद बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्या करेंगे, जब ये इंपल्स लगेगा तो इस हिंज के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। जब भी इंपल्स इस एंड पे लगेगा तो इस रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कॉन्सेप्ट लगा लो। तो इस एक्सिस फोर्स एंगुलर इंपल्स क्या आएगा, दिस इंटू दूरी एल है ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू दूरी एल है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू ये दूरी मल्टीप्लाई करो एल बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा आई ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। इस रॉड का आई, इस रॉड क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3 आई इंटू ओमेगा, इनिशियल जीरो है, एल से एल कटेगा, यहाँ से बनेगा 30 इज इक्वल टू एम एल ओमेगा 3, ये 3 यहाँ पे से 30 एम एल ओमेगा, एम कितना 2 kg, एल कितना 1, तो क्या बनेगा 2:1 2 ओमेगा, इससे ओमेगा क्या आएगा 15, इससे कंटिन्यूटी कितनी आएगी, कंटिन्यूटी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, बनेगा 1/6, और ये बनेगा एम, एम कितना है 2 kg है, तो आप लिखोगे 2 kg, एल कितना है क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर, ओमेगा कितना क्वेश्चन में 15 आया है, तो 15 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 इंटू 15 इंटू 15 75, तो आंसर इज 75। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर डायमीटर ऑफ द 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ईच ऑफ मास m, all side of equilateral triangle are diameter of the 3 identical uniform semicircle of ring each of mass m, plane of each ring is perpendicular to the plane of paper, इस तरीके से ऐसे the moment of inertia of the system of the 3 semicircular ring about an axis passing through the center of triangle and perpendicular to the plane of paper, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग का इसके बाद बताता हूं, देखो क्या, एक रिंग ऐसा है, एक रिंग ऐसा है, एक रिंग ऐसा है, तो इसके अबाउट पूछ रहा कितना होगा, क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके प्लेन में इसके अबाउट निकालोगे, फिर पैरेलल थ्योरम लगाओगे। अच्छा ये रिंग है, रिंग के प्लेन में उसी के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mr²/4, रिंग के प्लेन में परपेंडिकुलर mr²/2, और अगर ऐसा हो तो mr²/4, तो ये व्हाइट बोर्ड पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये रिंग है और ये सेंट्राइड वाला पॉइंट, तो इसके अबाउट मोमेंट निकालोगे, ये रिंग है इसके अबाउट निकालोगे और लाओगे पैरेलल थ्योरम, तो ये जो दूरी होगी लेट्स दिस इज x, तो क्या होगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर रिंग के प्लेन में सेंटर से पास होने के बाद दैट इज mr²/4 प्लस m इंटू मैक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें सेंट्राइड का x निकालना पड़ेगा, तो ये किस तरीके से, ये ऐसे है ना, ये ट्रायंगल ऐसे था और ये x, ये सेंटर है, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, तो इसको इससे मिला दो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, तो ये क्या होगा 30, इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x/a/2, tan 30 होता है 1/√3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू बनेगा, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, दिस इज a/2√3, x तुम्हें मिल गया, उठा के प्रेस कर सकते हो, r रेडियस कुछ दिया गया होगा, इसका रेडियस डायमीटर है ना, कह रहा है कि r डायमीटर ऑफ द 3 आइडेंटिकल, डायमीटर ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, इसका मतलब ये हो गया, 1 सेकेंड, रेडियस a/2 होगा, तो रेडियस कितना हो गया a/2, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस इज a/2, r की वैल्यू क्या आनी चाहिए a/2, उठा के सारे वैल्यू प्लेस कर दो इसमें, m इंटू a/2, तो a स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इंटू 4 16, प्लस m इंटू x, x की जगह पे ये स्क्वायरिंग करो, a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 12, ये काम करो 48 यहाँ करो, 3 48, 3m स्क्वायर 12 चौक 48,
This one is 7 ma square upon 48. This one is answer. ओके हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी. आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर रिंग है. देखो रिंग, हमने डिस्क मान लिया, रिंग है. तो रिंग का तो एम आर स्क्वायर बाई 4 थोड़ी होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना. अगर ये रिंग है तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर और इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 होगा. ये कितना आएगा? 8 आएगा. तो ये लिख दो 24, 24 तो 8 3 आएगा. अब 12 दूनी 24 से 2 बनेगा, तो 3 2 5 बन गया 5/24. लेकिन 3 स्क्वायर है ना, 3 रिंग है ना. इस रिंग का आपने निकाल लिया, इसके अबाउट इस रिंग का भी आएगा, इस रिंग का सिमेट्रिकल बराबर आएगा. कि कुछ नेट मोमेंट से कितना होगा? नेट 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5/8 एम स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4. 4 में क्या रहा है? ब्लॉक आर डायमेंशन LTH, लेंथ, थिकनेस एंड H. Uniform density rho W rests on the rough floor. Wind blowing with speed V and density rho A fall perpendicular to the one face of dimension इतना. Assuming that air stops when it strikes the wall and there is sufficient friction on the ground so that block does not slide. Minimum speed V so that block topple. ब्लॉक टॉपल हो जाए तो बताइए मिनिमम स्पीड V कितनी होनी चाहिए? ठीक है, चलो व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 है. अच्छा, अगर एयर का फोर्स यहाँ चारों तरफ हर जगह लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो एयर का जो नेट फोर्स होगा वो बीच में लगेगा. दैट इज रो ए वी स्क्वायर. रो ये एरिया कितना है? हवा ऐसे जा रही है ना, तो रो डेंसिटी इंटू ये वाला पर्टिकुलर एरिया इंटू वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर. और एरिया कितना आएगा? देखो ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, हवा टकरा रहा है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे. ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया, ये है एच, तो ये है एल, एल ये एच, ये एरिया बनेगा एल एच. रो ए वी स्क्वायर, रो ए एक जगह पे एल एच, रो ए इंटू वी ए का स्क्वायर, इतने का फोर्स लगेगा. अब टॉपिंग होना होगा तो इस पॉइंट के अबाउट होगा, इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो क्योंकि इनर्शियल पॉइंट है, रुका हुआ है डस्ट में. एन ऐसे दिखेगा, एम जी ऐसे दिखेगा. और कोई फोर्स, हाँ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ऐसे दिखा दो, वो इसी पॉइंट से पास करेगा ना, तो इसके अबाउट टॉर्क 0 करो, तो एन का टॉर्क 0 आएगा, फ्रिक्शन टॉर्क 0 आएगा. बच गया एम जी का. लेंथ कितना है? टी. ये दूरी कितनी होगी? दिस वन इज T/2. और ये दूरी कितनी होगी? दिस वन इज H, हाइट H है ना, तो बनेगा H/2. तो इसके बाद टॉर्क लिखो. एन का तो फ्रिक्शन का 0 बनेगा. एम जी का टॉर्क किस वर्ड क्या आएगा? एम जी इंटू T/2. ये ऐसे घुमाएगा. और इस फोर्स का टॉर्क क्या है? उल्टा आएगा ना, उल्टा. दिस वन इज द माइनस रो एल एच इंटू वी ए का स्क्वायर. ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज H/2. ये 0 होना चाहिए फॉर मिनिमम स्पीड वी ए. तो यहां से जो वैल्यू आएगी वी ए की, वी ए का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ एम जी टी. नहीं, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 तो हट जाएगा यहां से. एम जी टी अपॉन रो एल एच स्क्वायर, रो एल एच स्क्वायर. अब देखो वुड की डेंसिटी रो डब्ल्यू है. देखो वुड की डेंसिटी क्वेश्चन में रो डब्ल्यू दिया गया और एयर की रो ए है. देखो डेंसिटी ऑफ वुड इज रो डब्ल्यू, वैल्यू इज एल टी एच. तो मास लिख सकते हो कितना? जो मास आएगा, मास डेंसिटी रो डब्ल्यू एल टी इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया, तो मास बन गया जी टी एंड डिवाइड बाई रो ऑफ, ये एयर है ना, ये रो ऑफ एयर है, तो रो ऑफ एयर इंटू एल एच स्क्वायर. यहां से एल कटेगा, एच से एच कटेगा.
इससे वैल्यू आ जाएगी रो डब्ल्यू जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई रो ए एच। तो भी ए की वैल्यू क्या आ गई, इसी का अंडर रूट बनेगा। तो रो डब्ल्यू अपान रो ए, तो देखो रो डब्ल्यू अपान रो डब्ल्यू अपान रो ए, रो डब्ल्यू अपान रो ए। तो दिस वन इज ए पार्ट। क्वेश्चन 5 देखो, कह रहा है कि oscillation is the superposition of three harmonic oscillation and described by the equation इतना with a change with according to the equation the frequency of pure harmonic oscillation performing the oscillations। कह रहा है इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है बताइए। तो पहली बात, ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और एसएचएम का भी है। वहां पे तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन है जहाँ पे ए की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। बट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, देखिए एसएचएम के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 5, y की वैल्यू होगी a, y की वैल्यू कितनी होगी, y नहीं है x है ना, x बराबर कितना आएगा, x बराबर a, और a की जगह पे तुम इसको लिख दो a नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 पाई ईटा 2t साइन 2 पाई ईटा 1। x की वैल्यू इतनी है ना, इतनी है, और इस a की जो वैल्यू है इसको उठा के तुम यहाँ पर रख दो, इक्वेशन बन गया कितना। अब इस पे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसको अलग अलग कर लो। तो बनेगा ए नॉट, ये 1 है, इससे मल्टीप्लाई कर बनेगा साइन 2 पाई ईटा 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए नॉट कॉस ऑफ 2 पाई ईटा 2t इंटू साइन 2 पाई ईटा 1t। अब अगर आपको याद होगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें कंपोज होती है, जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आता है एक ईटा 1 आता है जो क्लियर दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, इस फंक्शन फ्रीक्वेंसी ईटा 1 है, और इससे आता है ईटा 1 प्लस ईटा 2, और दूसरा आता है ईटा 1 माइनस ईटा 2 का मॉड। ऑप्शन में देखो कौन कौन सा, ईटा 1 तो होना ही चाहिए, और ये बी पार्ट इज आंसर, इसका आंसर बी पार्ट में होल्ड करेगा। ईटा 1 होता है, ईटा 1 माइनस ईटा 2 का मॉड, और ईटा 1 प्लस ईटा 2 होल्ड होते हैं। ये तीन फ्रीक्वेंसी कंसिस्ट होती है, बट कैलकुलेशन करके पता करते हैं। इससे क्या आएगा, ए नॉट साइन 2 पाई ईटा 1t प्लस इसको लिखो ए नॉट, ये है कॉसे साइन बी। तो कॉसे साइन बी क्या होगा, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो अपन 2 कर दो, तो यहाँ बनेगा 2 कॉसे साइन बी। 2 कॉसे साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब इसको इसमें जोड़ दो तो 2 पाई कॉमन आएगा, ईटा 1 प्लस ईटा 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और टी रहेगा ब्रैकेट में। अब देखो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, सबको अलग अलग कर लेते हो तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी ईटा 1 इस फंक्शन की, इसको अलग करते हो तो इससे फ्रीक्वेंसी आएगी ईटा 1 प्लस ईटा 2, इसको इसके साथ अलग करते हो तो इससे फ्रीक्वेंसी आएगी ईटा 1 माइनस ईटा 2। तो आंसर पहले ही बता चुका था, बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a uniform thin hemispherical shell is kept at the rest and in equilibrium on inclined plane at of angle of 30 degree as shown in the figure। ये 30 degree है। If the surface of inclined plane is sufficiently rough to prevent sliding, then angle alpha made by the plane of hemisphere with the inclined plane is, एंगल अल्फा पता करना है, ठीक है। चलो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, अच्छा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब
कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास और कांटेक्ट जहां मिलता है ना, कांटेक्ट, सेंटर ऑफ मास और कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन एकदम वर्टिकल होना चाहिए, तभी जाके वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, ताकि टॉर्क जीरो आए। एबीडी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये वर्टिकल लाइन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब कांटेक्ट यहाँ पे था, कांटेक्ट ए है, कांटेक्ट यहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन होगी ना, सेंटर से पास लाइन वर्टिकल होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर आना चाहिए। तो एम जी तुम्हें वर्टिकली ऐसे मिलना चाहिए, एम जी ऐसे वर्टिकल मिलेगा। ए बी डी बना रहा हूँ, एम जी वर्टिकल। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन जो इसमें दिखाओगे वो भी सेंटर से पास करेगा, क्योंकि किसी भी कर्व पे जब एन ड्रॉ करोगे, एन ड्रॉ करोगे, हाँ, एन जो होगा वो इस सरफेस पे भी नॉर्मल होगा, नहीं इस कर्व पे भी होगा, तो इस कर्व के सेंटर से भी पास होना चाहिए। सब डायग्राम तुम्हें गलत बनाया नहीं, डायग्राम अब बनाना इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, दोबारा डायग्राम बना लेंगे, और क्या। पहली प्रॉपर्टी ये कि इस पे जो नॉर्मल बनेगा, इस पे जो नॉर्मल तुम ड्रॉ करोगे, इस पे जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो ये 90 होना चाहिए। दूसरा, ये सेंटर ऑफ मास वर्टिकल्स होना चाहिए, कांटेक्ट द सेंटर ऑफ मास और ये पॉइंट वर्टिकल लाइन होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके डायग्राम्स बनाते हैं। और ये बना हुआ ऐसे ना, ऐसे एक प्रॉपर्टी है, सुनना। अगर मान लो ये स्फीयर ऐसा होता, ऐसा होता, और इसके सेंटर किससे मिलाते ना, इस एंड से, और इसको इससे मिलाते, तो एग्जैक्ट 90 आता। और ये लाइन जो होती, ये लाइन, ये इसके पैरेलल होती, क्यों? क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती। जब इसको तुम यहाँ पर रखोगे तो थोड़ा घूम जाएगा। अच्छा, जब भी कोई चीज़ घूमती है, रोटेट करती है, तो रिजिड बॉडी का हर कोई भी लाइन उस पर ड्रॉ करोगे वो उतना ही एंगल रोटेट कर जाएगी उस प्लेन में। तो जब ये घूमेगी, इसके बाद जब ये घूमेगी तो कोई नया पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, इसका नया पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, और ये वाला और नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे बनेगा, बन गई। इसमें एक खासियत है, ये डायग्राम ऐसे बना। खासियत ये है कि ये जो लाइन थी, ये जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना इस पे, अब वो लाइन ऐसे बन गई। तो ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल अल्फा है। अगर अल्फा है तो फिर इस वाले पे यही लाइन नहीं घूमी अल्फा एंगल, इस पे लाई करना, हर लाइन घूम गया अल्फा एंगल। मतलब ये जो नॉर्मल होगा ना, जो नॉर्मल, वो भी अल्फा एंगल घूम जाएगा, वो भी अल्फा एंगल घूमेगा। ठीक है, किस सेंस में? इसी सेंस में। देखो, तो पहले ये क्या था, सुनना थोड़ा सा। अब अगर ऐसे बन गया इस तरीके से,
तो ये इसका सेंटर है, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया, मिला दिया। अच्छा, इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे इसके सेंटर से पास करेगा, ये 90 होगा। और ये है, और इसका एग्जाम बीच का ना ये होगा, ये वाला पॉइंट बीच का होगा। तो जब इसको इससे मिलाओगे, इससे मिलाओगे, तो ये लाइन पहले कैसी थी, इस पे 90 पे थी, देखो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है पहले इस पे 90 पे थी, अब वही लाइन ऐसे बन गई, तो कितना एंगल घूम गई होगी, वो कितना एंगल घूमेगी, पहले ऐसी थी ना इस तरीके से, तो वो कितना एंगल घूम गई, अल्फा एंगल घूम गई। मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनना चाहिए, ये एंगल, ये अल्फा बनना चाहिए। कैसे, पहले इसके सेंटर और इसको मिलाने लाइन परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर थी ना, ऐसे परपेंडिकुलर थी, आपकी बात घूम गई ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल बनना चाहिए। ये जो घुमा है ना, ये जो घुमा है, इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सुनो, पहले ये लाइन ऐसे थी, पहले लाइन ऐसे थी, और घूम गई ऐसे ना, इस सेंस में घूम गई, मतलब कि अगर वो लाइन ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल, इस नॉर्मल से एंगल क्या आना चाहिए, अल्फा एंगल आना चाहिए। तो इस हेमिस्फीयर पे जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे, वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अल्फा एंगल घूम जाएंगे, तो ये आ जाएगा एंगल अल्फा। तो ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, इसका नॉर्मल से एंगल क्या बनेगा, ये एंगल अल्फा है। और आपको पता है ये लाइन और ये लाइन क्यों पैरेलल है, पैरेलल है क्योंकि इस सरफेस पे जब 90 ड्रॉ करोगे तो इसके सेंटर से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और अगर वो सेंटर से पास करता है, देखिए इसमें यहाँ बताने से पहले यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, ये भी तो एंगल अल्फा बनेगा, क्योंकि ये 90 है, ये लाइन और ये लाइन, ये भी तो 90 है, नॉर्मल है, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो वैसे ये भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, क्योंकि ये 90 है और ये जो ड्रॉ किया ना इस पे 90, पहले 90 पे था ना, ये लाइन जो थी पहले 90 पे थी, पहले 90 पे थी, अब हो गई ऐसे, तो एंगल क्या आएगा, ये भी एंगल अल्फा आएगा, तो ये भी एंगल अल्फा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। अब इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करेंगे मानते हुए कि ये एंगल अल्फा बन गया, ठीक है, ओके, देखिए, ठीक है, अब देखो, भी ऐसे है, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसके सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ये बनेगा 90 डिग्री, ये है नॉर्मल जो कि सेंटर से पास करेगा, इसके फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे दिखेगा। दूसरा जो mg आना चाहिए, mg मुझे पता है mg और जो कांटेक्ट बनता है एकदम वर्टिकल लाइन में आता है, वर्टिकल लाइन में आता है इक्विलिब्रियम पे। तो अगर इसका बाइसेक्टर, इस कर्व सरफेस का जो बाइसेक्टर का पॉइंट ये है मान लो, इसको अगर मैं इससे मिलाऊं, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, इस पूरे पार्ट का बाइसेक्टर और सेंटर में लाइन ये है, सेंटर मास कहीं यहाँ पे होगी, और इसको इससे जो मिलाओगे, इससे ये mg होगा बेसिकली, और इसकी वजह से टॉर्क इसके बाद देखो 0 आ रहा है, फ्रिक्शन बीसी से पास कर रहा है, mg बीसी से, n बीसी से, इक्विलिब्रियम बैलेंस। और ये जो एंगल हमने प्रूफ किया था, ये एंगल था अल्फा, यही पता करना था मुझे, ये एंगल पता करना था, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल अल्फा, वही ये अल्फा होगा, क्योंकि जितना लाइन ये पहले ऐसे थी, पहले इस सरफेस के पैरेलल थी, तो अब हो गई ऐसे, मतलब अल्फा एंगल घूम गई। तो ये भी जो लाइन था, ये जो लाइन पहले ऐसे था, अब अल्फा एंगल घूम के ऐसे हो गया। एक और चीज, हर नॉर्मल की एक खासियत होती है, किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो, वो वर्टिकल से वही एंगल बनाता है, इस वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा ये नॉर्मल,
जो ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल्स बनाता है, ये एंगल क्या आएगा? थीटा। ये एंगल होगा थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है और एम जी वर्टिकल लाइन है, एंगल बनेगा थीटा। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करो। इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। इस एंगल को बीटा मान लो। अच्छा, ये दूरी क्या होगी? r/2। ये पता है ना, हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर से कितनी दूरी पे होता है? r/2 दूरी पे होता है। तो ये दूरी होगी r/2, और ये दूरी क्या होगी? r। इस पॉइंट को इससे टच कराओगे तो ये रेडियस r के बराबर आएगा। अब लगाएंगे इसमें हम लोग साइन रूल। इस ट्रायंगल में यूज करो साइन रूल। तो साइन थीटा डिवाइड बाई r/2 इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाई r। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। देखो, थीटा इज 30 डिग्री। उठा के प्लेस कर दो। थीटा 30 प्लेस करोगे तो 1/2 बनेगा। इसको कट कर देगा, इससे साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। थीटा के पे 30 प्लेस करो ना, साइन 30 इज हाफ, हाफ से हाफ कटेगा, r से r कटेगा, साइन बीटा इज 1, देन बीटा इज 90 डिग्री। अब तुम देखो, इस पूरे ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा बीटा कितना है? 90, तो अल्फा प्लस 90। थीटा कितना है? 30, 180। देन व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 60 डिग्री। द आंसर इज 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ सोन इन द फिगर इज। तो चलो उस मेथड यूज कर लेते हैं जो मेथड आपको बताया था मैंने। ठीक है, ओके। चलिए इस डायग्राम को दोबारा व्हाइट बोर्ड पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके, क्या करेंगे, इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दो। यहाँ पे टेंशन t आएगा तो सिमेट्री से यहाँ भी टेंशन t आएगा। अच्छा, ये t है तो ये क्या बनेगा? t/2। ये भी क्या आएगा? t/2। ये t/2, ये t/2, तो इसमें भी आएगा t/2। अब याद करो, इसका इलोंगेशन निकालेंगे स्प्रिंग का। तो f बराबर क्या होता है? kx। x बराबर क्या होता है? f/k। f बराबर होता है kx। तो x क्या आएगा? f/k। तो यहाँ का f क्या है? इस रस्सी का t/2 का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। x क्या आएगा? f/k। मतलब इसको k से डिवाइड कर दो, तो इसका जो इलोंगेशन आएगा दैट इज t/2/k, इट इज t/2k। इसका भी इलोंगेशन वही आएगा t/2k। अब क्या करें, मेथड यूज करो, सेकेंड मेथड याद करो। क्या करेंगे? t और x मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से। इस स्प्रिंग पे यूज करेंगे, मासलेस पुली है, ये मासलेस पुली पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये k है, सॉरी यहाँ का फोर्स क्या है? t/2, यहाँ की इलोंगेशन है t/2k। दोनों मल्टीप्लाई करो माइनस साइन के साथ, कारण हमेशा माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड दैट इज, और इसका भी उतना ही आएगा तो ट्वाइस, एंड दैट इज 0। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो, यहाँ से t से t कटेगा, इस x को इधर भेज दो, x की वैल्यू आएगी 2 से 2 कट गया, ये क्या बनेगा? -t/2k। t अप 2 से 2 कटेगा, t/2k। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज -2kx। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? मास से डिवाइड कर दो इंटू एक्स। कंपेयर करो, a बराबर -ω²x। फिर पीछे ओमेगा कितना आएगा? √2k/, तो दिस इज द 2πf। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 1/2π√2k/। आंसर, तो आंसर है 1/2π
ये देखो क्या है, इसको अगर नीचे भेजोगे तो √2 का टर्म नीचे आएगा ना। हमने फिर कैलकुलेशन इस कर दिया। इस ब्लॉक पे कितना टेंशन है, टी और टी, 2t है ना, तो 2t इंटू एक्स करोगे ना, बनेगा 2 से 2 कर दिया, ये 4 बनेगा, पूरा 4x बनेगा। मास से डिवाइड कर दो तो मेरा कितना आएगा, 4 के अपन है, तो टाइम पीरियड 4 के, तो ये 2 से 2 हट जाएगा, 1/पाई रूट के अपन एम बनेगा, 1/पाई। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, मासलेस स्टिक ऑफ लेंथ एल इज हिंज एट वन एंड, ये देखो रहेगा, देखिए massless stick of length L है, hinge at one end and mass of m attached to the other end, यहाँ पे mass m attached है, the stick is free to rotate in vertical plane about a fixed horizontal axis, passing through the frictionless hinge है यहाँ पे, the stick is held in horizontal position, at what distance x from the hinge should a second mass capital M of small m attached to the stick so that the stick fall as fast as possible when released from rest, ताकि जल्दी से पहुंच जाए, so the stick fall as fast as possible when released from rest। तो ऐसे है, यहाँ पर मास स्मॉल है, कह रहा है कि एक कैपिटल मास को कितना दूरी पर रखें ताकि जब इसको छोड़ें तो बॉटम पे जल्दी पहुंच जाए। ओके ठीक है, तो जल्दी पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा जितना ज्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा ओमेगा आएगा, उतना ही जल्दी पहुंचेगा। दोनों रेस्ट से शुरू हो रहा है ना, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, कुछ पूछे कि दो लोग रेस्ट से भाग रहे हैं, कौन जल्दी पहुंचेगा, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो, तो अगर हमको एक्स ऐसे सेलेक्ट करना है ताकि अल्फा ज्यादा से ज्यादा है, जल्दी पहुंच जाओगे। एबीडी बनाता है अगेन व्हाइट बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसके बाद टॉर्क लिखोगे, टॉर्क, तो टॉर्क क्या आएगा, एम जी का टॉर्क क्या आएगा, इसके बाद एम जी का टॉर्क क्या बनेगा, एम जी इंटू एल, इसका टॉर्क क्या बनेगा इसके बाद, कैपिटल एम जी इंटू एक्स, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, आई, अच्छा दोनों का मास सेम दिया है, ये और ये मास सेम दिया है, ओके देखो लास्ट में लिखा उन्होंने मास सेम है, टॉर्क तो आई अल्फा, तो इसके बाद आई लिखेंगे, तो इस कैपिटल एम पॉइंट मास है, तो इसका आई क्या आएगा इसके बाद एम एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट मास है एम, तो इसके बाद आई क्या बनेगा एम एल स्क्वायर, आई इंटू अल्फा, इससे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो एम, ये एम ए कॉमन निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा जी कॉमन आएगा इसमें से, तो बनेगा जी ब्रैकेट में एल प्लस एक्स अपान एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा आ गया एक्स के टर्म में, तो क्या करेंगे अल्फा को मैक्सिमाइज करना, तो डी अल्फा बाई डी एक्स 0 होना चाहिए एट मैक्सिमम, तो डिफरेंशिएट, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर एल का 0 एक्स का 1 माइनस एल प्लस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, एल स्क्वायर का 0 टू एक्स स्क्वायर का 2x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, इधर जाएगा तो 0, ये क्या बनेगा 0 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x है ना, ये 2x इंटू एल, ये बनेगा माइनस 12x, ये बनेगा 2x इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, एल स्क्वायर ये बनेगा माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, इससे जो इक्वेशन बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक चलाओ माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा 4l स्क्वायर अगेन अपॉन 2a, यहाँ से बनेगा माइनस 2l 4l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर इट इज अंडर रूट 8l स्क्वायर बनेगा 2 रूट 2 l अपॉन 2, इससे l कॉमन निकाल लो बनेगा रूट 2 माइनस 1, दिस वन इज आंसर। तो अगर इतना दूरी पे तुम इस m को लटकाते हो तो इसका अल्फा ज्यादा आएगा, जब अल्फा ज्यादा आएगा तो जल्दी से मूव करेगा, तो रूट 2 माइनस 1 का टर्म इसमें दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k as shown in the figure. There is a sufficient friction to prevent the slipping. The time period of small oscillation is. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है सेंटर से r/2 दूरी पे डिस्क है, मास m रेडियस r का। ठीक है, अब क्या करेंगे लोग इसमें, अच्छा इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए, तो क्या करेंगे। देखो प्योर रोलिंग में हमेशा सेंटर ऑफ मास देखो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, उससे निकाला जाता है हमेशा। अब तुम्हें अगर जानना हो इसको डिटेल में तो SHM के प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, इसमें क्वेश्चन रिलेटेड में कोई क्वेश्चन कराया हो, एकदम कराया हो, पढ़ो वहां पे और बेटर समझ आएगा। क्या किया था, सेंटर को x का डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, ये काम करेगा IAR का। तो अगर सेंटर x डिस्टेंस पाएगा तो ये वाला पॉइंट मान लो x1 डिस्प्लेसमेंट लेता है, तभी तो स्प्रिंग लॉकेटेड होगा। तो जब इसकी तुम ABD बनाओगे, ABD ऐसे दिखाओगे, स्प्रिंग का फोर्स इधर दिखाओगे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज k इंटू इस पॉइंट का इधर डिस्प्लेसमेंट x1, तो फोर्स क्या आएगा k इंटू x1, और ये जो डिस्टेंस बनेगा कितना आएगा, ये r/2 और ये r, दिस वन इज 3r/2। अब x का डिस्प्लेसमेंट तुमने दिया है सेंटर को, अब इसके बाद टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क इसके बाद IR है, IR के बाद टॉर्क लिखो, बनेगा kx1 इंटू 3r/2, टॉर्क बन गया। टॉर्क प्लस 2 I अल्फा, इसके बाद I, तो डिस्क के सेंटर पर होता है mr²/2, लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/2 प्लस mr², इट इज 3/2 mr² इंटू अल्फा। ओके, अच्छा यहाँ से 3/2 का टाइम कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, एक r से r कटेगा, तो ये बनेगा k अपान m इंटू r इंटू x1, k अपान m इंटू r इंटू x1 बन गया। अब x1 को x के टर्म में लिखना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है, अच्छा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है, इस a और x में रिलेशन चाहिए, ये बराबर क्या होता है r अल्फा, तो r अल्फा यहाँ लगा दो, तो ये क्या बन गया k अपान m इंटू x1 आ गया। बट इसको a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से अभी कंपेयर, अब माइनस m इसलिए कर रहा हूँ ना, भाई डिस्प्लेसमेंट इधर दियो बट एक्सेलरेशन उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फोर्स उल्टा काम कर रहा है ना, देखो फोर्स ऐसे काम कर रहा है और एक्सेलरेशन तो ऐसे दिखा रहा है, तो माइनस साइन। लेकिन इसको कंपेयर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x है ना, ये तो x1 का टर्म आया, तो आपको इस x में इस x1 रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर x1 के x टर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ प्लेस करेंगे, तब कंपेयर करोगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर मानते हो तुम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे SHM के प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर देखो, ये थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है।
कि सेंटर ऑफ मास के हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और कितना इजीली हैंडल होता है। अच्छा, ये पॉइंट आई आर तरफ से काम कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स और इसमें रिलेशन। अच्छा, सेंटर की वेलोसिटी मान लो v1 है और इसकी वेलोसिटी नहीं, इसका v है, मान लो इसका v है और इसका v1 है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, v बराबर क्या होगा, आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सेंटर की वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा। और ये v1 क्या आएगा, v1 होगा, ये आई आर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दैट इज 3r/2, ये r/2, ये r, 3r/2, 3r/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा सबका सेम होता है। इससे क्या आएगा, v अपान v1 की वैल्यू आ गई, v अपान v1 इज इक्वल टू, इसको आपस में डिवाइड कर दो तो बनेगा 2/3, 2/3। अब देखो v क्या होता है, dx/dt, v होगा x का डिफरेंस dx/dt। अब v1 क्या होगा, इसका डिफरेंस x1 है, तो dx1/dt, dt से dt कट गया, ये क्या बन गया, dx अपान dx1 बराबर 2/3, dx इधर भेज दो, अब कर दो इंटीग्रेट, तो बनेगा x बराबर 2/3 x1। अब यहाँ से x1 निकालो, कितना आएगा, 3/2 x आएगा, उठा के यहाँ पर रख दो, तो बन गया -3/2 k अपान m इंटू एक्स, बन गया। अब इसको कंपेयर करा दो, a बराबर -ओमेगा² x से कंपेयर करा दो, इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, √3k/2m, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, 2π√3/k, तो 2 और 3 का टर्म दिखेगा, स्मॉल ऑसिलेशन, तो 2m ऊपर जाएगा, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, बनेगा 2m/3, तो 2m का टर्म ऊपर दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। 10 में कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन under conservative force, the total energy of simple harmonic motion is given by this one. Mean position g, v is the velocity and x is velocity of particle at x. Incorrect option. Potential energy at mean position assumed to be 0. Okay, particle ऐसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी की क्वेश्चन क्या है, x² प्लस x² प्लस bv², ये एनर्जी है। ओके, इन SHM एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कर दो डिफरेंशिएट इसको t के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा a x² का t के रिस्पेक्ट में 2x dx/dt, dx/dt इज वेलोसिटी, प्लस b v² 2b dv/dt, b से भी कट गया, 2 से 2 हटा, अब इसकी तरफ भेज बनेगा -ax। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, ये एक कांस्टेंट है, dv/dt को एक्सेलरेशन को a1 मान लिया, a1, तो बनेगा -ax, अब b को नीचे भेज दो, बराबर क्या आएगा, ये a1 है ना, तो a1 बराबर -ax/b। अब इसको कंपेयर कराओ -ओमेगा² x से, ओमेगा क्या आ गया, √a/b। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, मैक्सिमम टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ओमेगा। देखो ये कहाँ दिख रहा है, b/a का टर्म दिखना चाहिए, देखो b/a का टर्म, फॉर सी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। एम्पलीट्यूड कितना होगा, अच्छा एम्पलीट्यूड के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे क्या, मान लो x के जगह पे a प्लेस करो, एम्पलीट्यूड आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन ए क्या आएगा, ax² प्लस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, जीरो बन गया, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके।
एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता देंगे ना। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपल एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करा दूं ना, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, कंपेयर करा तो समझ में आ गया के की वैल्यू क्या आएगी, 2 है, हटा दो, के बराबर क्या आएगा 2 इंटू ए, कोफिशिएंट मैच करो, बी स्क्वायर एम अपान 2 बी है तो एम क्या आएगा 2b। अच्छा, कोई पूछे टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपान के, एम अपान के करोगे तो बी अपान ए बनेगा। कोई पूछे पोटेंशियल, क्या पूछे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना आएगा। अच्छा, एक्सट्रीम पे स्पीड क्या होती है 0, तो इसमें 0 प्लेस करो, ये क्या आएगी ए एक्स स्क्वायर, वन सेकेंड, टोटल एनर्जी ई के बराबर है ना, टोटल एनर्जी ई के बराबर है, चलो इसका यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड पे चलकर। ओके, देखिए सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। अच्छा, टोटल एनर्जी ई है, ई कितना होता है हाफ के इंटू ए स्क्वायर होता है, याद करो के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 2 ई अपान के आएगी, याद करो एसएचएम में हाफ के स्क्वायर लिखते हो, 2 ई अपान क्या है 2 ए है, उठा के प्लेस कर दो, क्या आएगा क्या अंडर रूट ई अपान ई आएगा, के जगह पे जब 2 ए लिखोगे यहाँ पे 2 ए तो 2 से 2 कटेगा, ई अपान ए बनेगा, ये है ई अपान ए किसमें है ये पार्ट, ये सब करेक्ट ऑप्शन है, उन्होंने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब मार्क इसको नहीं करना है तुम्हें। मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, बिग पार्ट, मैक्सिमम स्पीड, अच्छा टोटल एनर्जी कितनी होती है, अच्छा मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी v बराबर ए ओमेगा, एक फॉर्मूला होता है ना थर्ड, v मैक्स बराबर ए ओमेगा, ये आया है अंडर रूट ई अपान ए, रूट ए अपान ए है, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा है रूट ए अपान बी, रूट ए अपान, आंसर क्या है अंडर रूट ई अपान बी, अंडर रूट ई अपान बी, रूट ई अपान, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। अब इनकरेक्ट पूछा तो बस एक ही ऑप्शन है जो इनकरेक्ट होगा, डी, इसी को मार्क करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिल्कुल गलत है, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी गलत है ना, वी स्क्वायर जब एक्स बढ़ेगा तो वी घटेगा, और स्क्वायर कटा हुआ ना माइनस बना हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन इज डी, डी को मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि टू पार्टिकल ऑफ मास m ईच आर फिक्स टू अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 12, पूरा लेंथ 12 है, द पार्टिकल 12, द रॉड इज हिंज एट वन एंड, एक एंड पे हिंज है, एंड अबाउट द स्मूथ रिंग hinge it perform oscillation of small angle in vertical plane, the length of equivalent simple bundle, इस सिंपल बंडल का इक्विवेलेंट लेंथ कितना है, तो कोई बात नहीं, इसको फिजिकल बंडल मान के टाइम पीरियड निकाल लो, उसी को 2 पाई रूट एल अपान जी बराबर कर दो, जब एल एल इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरीके से बना हुआ है, मास एम लेंथ एल, ये फिजिकल बंडल है, इसका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई रूट आई अपान एम जी एलसीएम, लिखेंगे 2 पाई रूट आई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या बनेगा एम एल स्क्वायर प्लस इसका क्या बनेगा एम इंटू 2l का होल स्क्वायर, नेट आई बन गया, एम जी एलसीएम, एम टोटल मास है सिस्टम का, एम और एम 2m, एम जी एलसीएम सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा ना, ये दूरी l/2 बनेगी, ये l है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या बनेगी 3l/2, and this equals to 2 pi root l equivalent upon g, सिंपल बंडल का टाइम पीरियड का 2 पाई रूट एल अपान जी, एल इक्विवेलेंट अपान जी कर लो, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब ये है इस तरीके से, यहाँ पे 2m मास कर दो और लेंथ को कर दो एल इक्विवेलेंट। अब अगर इस सिस्टम का टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड अगर इसके टाइम पीरियड के बराबर है तो ये लेंथ इसका इक्विवेलेंट कहलाता है, तो ये इसका टाइम पीरियड ये होगा, मास नहीं आता टाइम पीरियड में 2 पाई रूट एल बाई जी, अब फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड इससे आता है, इक्वेट कर दो, आंसर जाएगा देखो m का टर्म कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये क्या बन गया एल स्क्वायर 4 एल स्क्वायर और एल स्क्वायर 5 एल स्क्वायर, ये 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा क्या 3,
यहाँ से क्या आएगा एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट आ रहा ना, तो ये नीचे से एल कट कर देगा, 5L/3 का टर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 copper ball of radius R and 2R are released at rest at the long tube filled with the liquid of uniform viscosity after some time when the both sphere acquires critical velocity. Question number 12 R है 2R है rest long tube filled with the liquid of uniform viscosity after some time when the both sphere acquire a critical velocity, terminal velocity, the ratio of viscous force on the ball is okay. Viscous force R and 2R released from rest in tube. After some time, both spheres acquire a critical velocity. Their ratio of viscous force on the ball is. Okay, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है। तो अब आप बनाइए इसका डायग्राम, कहाँ गया? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेगा, एक तो बायनेंसी फोर्स काम करेगा, इट इज V ऑफ लिक्विड। अच्छा एक सेकेंड, टर्मिनल स्पीड अटेंड करेगा तो इसकी स्पीड मान लीजिए v1 होती है, इसकी स्पीड मान लीजिए, नीचे दिखाओगे ना, इसकी स्पीड मान लो v2 होती है, तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा F1 अपान F2 की वैल्यू पूछा, F1 क्या होगा 6 पाई ईटा R इंटू V1 डिवाइड बाई, इस पे क्या आएगा 6 पाई ईटा 2R इंटू V2, इसका विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा R V1, इसका विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा R 2R इंटू V2, इससे F1 अपान F2 की वैल्यू मिल गई, सब कटेगा 1/2 बनेगा, दिस इज V1/2 V2। क्वेश्चन नंबर 1, अब V1/V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा V1 इज टर्मिनल स्पीड, ये होता है 2/9, फॉर्मूला क्या होता है टर्मिनल स्पीड की 2/9 R² G रो एस सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी एंड डिवाइड बाई ईटा। कॉपर का बॉल है ना, कॉपर का बॉल है तो डेंसिटी सेम होगी दोनों का, चाहे आर रेडियस का हो चाहे 2R रेडियस का हो, चाहे आर रेडियस का हो या 2R रेडियस का, कॉपर का बॉल है ना तो डेंसिटी सेम होगी। अब विद लिक्विड ऑफ यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, और दोनों लिक्विड की विस्कोसिटी सेम है, तो ये क्या बनेगा V1 क्या लिखोगे, इस फॉर्मूले का यूज करो, V1 क्या आएगा 2/9 आर की जगह R² G रो एस माइनस रो एल अपान ईटा। अब V2 क्या बनेगा अगेन 2/9 और रेडियस कितना है 2R, रो एस माइनस रो एल डिवाइड बाई ईटा, इससे V1/V2 निकालो, डिवाइड करो V1/V2, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2/9 G सब कट जाएगा, तो बनेगा 1/4, उठा के यहाँ पे रख दो 1/4, तो वैल्यू क्या आएगी 1/8, आंसर इज 1/8। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसमें क्या है कि a uniform solid cone of mass m radius r height 2r has a smooth groove along its slant height as shown in the figure. The cone is rotating with angular speed omega about the axis of symmetry. If the particle of mass m is released from the apex of the cone to slide along the groove, the angular speed of the cone when the particle reaches the base of the cone. Okay. ये कंडीशन है, एक पार्टिकल को अगर आपने यहाँ से छोड़ा है, जब ये यहाँ पे आएगा तो बताइए एंगुलर स्पीड कितनी होगी। यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस केस में। ओके तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब ये पार्टिकल्स यहाँ होगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, और यही पार्टिकल जब यहाँ पाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, यूज करो आंसर देगा। अच्छा कोन, हॉलो कोन का एंगुलर मोमेंटम होता है 3/10 mr², उसके एक्सिस के अबाउट। यूनिफॉर्म कोन ऑफ मास m, बेस रेडियस r एंड हाइट 2r ऑफ मास b, पार्टिकल का भी मास m ही है, ठीक है।
तो एंगुलर लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का, जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा और जब यही पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम। चलो ठीक है, आई ओमेगा। तो इस कोन का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट आई 3/10, और ये जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो एक्सिस पे, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, मोमेंटम से जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सिर्फ आई इंटू ओमेगा, जो कि सिर्फ कोन की वजह से आएगा। लेकिन अब जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कोन की वजह से कितना आएगा, अगेन 3/10 mr² प्लस इस पार्टिकल की वजह से भी तो एंगुलर मोमेंटम इसके पास आएगा, एंड दिस वन इज m इंटू mr² इंटू ओमेगा फाइनली। अच्छा, इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी, एक तो वेलोसिटी रेडियल वाली होगी और एक ये वाली होगी, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वही सिर्फ एंगुलर मोमेंटम देगा, रेडियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम नहीं देगा। और टेंजेंशियल वाली जो वेलोसिटी आएगी उसकी तो एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो इस कोन की होगी। तो ठीक है, तो सीधे आई ओमेगा लिख दो, आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इससे ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल इज यहां से आएगा 3 ओमेगा/30। ये बात। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। 14 कह रहा है कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड ऑफ 2 mm का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज कूल्ड फ्रॉम इतना टू इतना, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इतना, यंग मॉडुलस ऑफ इतना, द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज, a metal rod fixed at both end of इतना, the coefficient are linear, okay, energy store per unit volume is, अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 स्ट्रेस के भी कह सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और यंग मॉडुलस होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस पावर क्या आएगा, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन पावर क्या आएगा, यंग मॉडुलस नीचे, यंग मॉडुलस नीचे, ये बनेगा स्ट्रेस का स्क्वायर। और आपको पता है 1/2 यंग मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस है, वाई से रिप्रेजेंट करो यंग मॉडुलस को, वाई से, वाई। और स्ट्रेस होता है, याद करो स्ट्रेस हम पढ़े थे, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, याद आ रहा, थर्मल स्ट्रेस इज यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंड बनेगा 1/2 यंग मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी। तो यंग मॉडुलस कितना है का क्वेश्चन में, यंग मॉडुलस दिया कितना, 10^11 रख दो इसको, 10^11। अल्फा क्या बनेगा, the coefficient of linear expansion of rod is 12 into 10^-6। ठीक है, 12 into 10^-6 का होल स्क्वायर। टेम्परेचर का चेंज कितना आया, 40 से 20 हुआ है ना, तो 20 सॉल्व कर दो, आंसर जाएगा। 14 के बाद 15 पे आता है। 15 में कह रहा है, देखिए in a given figure two elastic rod A and B resolutely joined to end support, इस support से joint है, a small block of mass m is moved with the speed b between the rod, all collision are assumed to be elastic, the surface is given to the smooth, the time period of oscillation of small oscillation of m is, कह रहा है इस स्मॉल m का बताइए टाइम पीरियड कितना होगा। ओके, चलिए अच्छा, ये रॉड जो है ना, ये जो रॉड है ये स्प्रिंग की तरह से एक्ट करते हैं, स्प्रिंग की तरफ, तो उनको स्प्रिंग की तरह से दिखा दो। 15 तो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YA/L, YA/L, याद करो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ रॉड इज YA/L, तो YA, इसका होगा YA, तो Y कितना क्वेश्चन है देखो, इसका स्प्रिंग K1 मान लो, इसको गेटर मान लो, K1 इज YA, Y कितना इसका यंग मॉडुलस 2Y है, Y, ये एरिया कितना इसका A/2 है, देखो YA/L, दिस इज YA/L, K1,
सिमिलरली K2 निकालो, K2 कितना आएगा, ये भी अगेन वही आएगा YA/L। आप देख सकते हो डायग्राम में, इसमें देखो क्या YA/L, इसका YA/L बन गया। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम आ गया, गुड। और डिस्टेंसेस क्या है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में L है। अब मोशन कैसे होगा, अगर इस ब्लॉक की स्पीड v है, तो जब ये ब्लॉक ऐसे जाएगा यहाँ पे, ये तो मीन पोजीशन है इस स्प्रिंग के लिए, तो मीन पोजीशन फिर इसको कंप्रेस करेगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ तक, तो ये जो टाइम आ गया। लेकिन जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो फिर स्प्रिंग इलांगेटेड नहीं हो पाएगा, तो ये जो टाइम पीरियड होगा वो इसके टाइम पीरियड का 2π√m/k का हाफ होगा ये टाइम। फिर ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर जब इसको कंप्रेस करेगा तो फिर ऐसे आएगा, तो ये टाइम पीरियड 2π√m/k1 का आधा होगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक आगे जाता और स्प्रिंग खींच जाता तो टाइम पीरियड कवर कर लेते, मतलब। लेकिन सिर्फ इस मीन से एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम से इस मीन का टाइम, तो अगर मीन पोजीशन फिर एक्सट्रीम पे गया तो T/4, फिर एक्सट्रीम से मीन पे अगेन T/4, टोटली T/2। फिर ये ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, दिस इज द कंप्लीट ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड इज 2π√m/k1 का हाफ। अच्छा कि K1 K2 आपस में बराबर आया ना, तो ये वाला भी टाइम यही ले लो, इसका ट्वाइस कर दो, प्लस अब ये टाइम निकालना पड़ेगा, ये टाइम और ये टाइम। अगर इधर L है तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम L/v, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगेन L/v, 2L/v। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम L/v, और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम L/v। अच्छा यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो बनेगा 2π√m/k1 क्या है, YA/L रख दो, YA/L प्लस 2L/v, एंड दिस वन इज आंसर। तो 2π√mL/YA प्लस 2L/v, आंसर इज ये पार्ट। ओके, तो हमने क्वेश्चन 15 तक डिस्कस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी डिस्कस कर देते हैं। 16 कह रहा है कि टू फोर्सेस F1 F2 एक्ट ऑन थिन इलास्टिक रॉड प्लेस इन स्पेस, स्पेस में प्लेस्ड है। F1 act right end of the rod and F2 act exactly the center of the rod as shown in the figure. F1 cause extension of rod while F2 cause compression of rod. अच्छा एक चीज और बताता है, इस क्वेश्चन नंबर 16 को लेके चलते हैं। ये कल्पना करके बताओ, अगर मान लो एक रॉड होता, अगर इसके सेंटर में फोर्स लगाते तुम F2, तो क्या इस रॉड में इलांगेशन होता? टोटल इलांगेशन नहीं होता। इस F2 की वजह से इतने पार्ट में इलांगेशन होता और इसी F2 की वजह से इतने पार्ट में कंप्रेशन होता। तो सिमेट्री से जितना इतने पार्ट में इलांगेशन होता उतना ही इस पार्ट में क्या होता, कंप्रेशन होता। ऐसे कर सकते हो, देखो एक स्प्रिंग ऐसे लो, इसके बीच में फोर्स लगाओ और फोर्स लगा के ऐसे खींचो, खूब तेज, ऐसे खूब तेज खींचना, तुम पाओगे कि ये इनके कॉइल की विसूरी बढ़ जाएगी और इनके कॉइल की विसूरी कम हो जाएगी। तो सिमेट्री से जितना इधर कम होगी उतना इधर बढ़ेगी। इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इलांगेशन हुआ, तुमको करना नहीं, इसमें इतने पार्ट में कंप्रेशन आएगा, इतने पार्ट में इलांगेशन आएगा, तो नेट नहीं चलेगा। तो F2 की वजह से चेंज होगा। अब एक दूसरा डायग्राम, यहाँ पे फोर्स F1 लगा देगा, क्या F1 की वजह से इलांगेशन आएगा? यस, हर पार्ट में इलांगेशन आ जाएगा, हर पार्ट में इलांगेशन। जैसे स्प्रिंग ऐसे है, तुम यहाँ फोर्स लगा खींचो, खूब तेज खींचो, तो पाओगे इनके कॉइल की विसूरी बढ़ेगी, इनके कॉइल की विसूरी बढ़ेगी, इनके कॉइल की विसूरी, इनके हर कॉइल की विसूरी बढ़ेगी। तो F1 की वजह से इलांगेशन होगा, बट F2 की वजह से नहीं होगा। F1 cause extension of rod while F2 cause compression does not change total। तो इसमें क्या है, F1 सही स्टेटमेंट है। थर्ड, F1 cause extension of rod while F2 does not change, मतलब थर्ड लाइन सही है, थर्ड लाइन ट्रू होनी चाहिए, थर्ड ट्रू होना चाहिए, मतलब सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 17 पे आता है, कह रहा फिगर शोज द रफली हाउ द फोर्स F between 2 मिनट, फिगर शोज रफली हाउ द फोर्स F between the two adjacent atoms solid versus interatomic separation are।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है एक फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ है, बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा जो कि करेक्ट है। ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ओ और क्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। ये फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ है ना, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना, पी पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है ना, गलत कह रहा है। हुक्स लॉ इज ओबेड नियर पी, क्या पी पे हुक्स लॉ ओबे करेगा। और आर क्या, सेंटर से दूरी है, आर है उस पार्टिकल की सेंटर से दूरी है। अच्छा यहाँ पे ये रफली स्ट्रेट लाइन है, ये रफली पी के पास रफली स्ट्रेट लाइन है, रफली स्ट्रेट लाइन। तो वाई बराबर क्या बनेगा, वाई की जगह पे एफ है, तो तुम क्या लिखोगे एफ, वाई जब क्या लिखोगे एफ, एफ बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एम एक्स है ना, एम एक्स प्लस सी, और एम क्या होगा निगेटिव स्लोप बनेगा, लगभग कांस्टेंट, माइनस एम एक्स प्लस सी, सी प्लस आएगा, कर दो डिफरेंशिएट, डी एफ बराबर क्या बनेगा माइनस एम इंटू डी एक्स। देखो ये फोर्स है, इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम तो कांस्टेंट है, यस ये पार्ट रफली सही है। ने पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पार्ट करेक्ट होने की संभावना पूरी तरीके से नहीं, गलत है, ये गलत है, बी को सही होने की संभावना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इज ग्रेटर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ ऑल पॉइंट्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ ऑल, गलत है, एरिया बनेगा ना, फोर्स वर्सेस आर ग्राफ का एरिया जाएगा। द एनर्जी टू सेपरेट फोर्स और आर ग्राफ का एरिया वार्डन होता है, वो एनर्जी भी जाता है। डी पार्ट कह रहा है the energy to separate the atom completely is opposite from the magnitude of the area enclosed below the axis r। ओके अब देखो डी पार्ट क्या है, द एनर्जी टू सेपरेट द एटम कंप्लीटली ऑप्शन फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इन बिलो द एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स सही कह रहा है भाई। एफ वर्सेस आर ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वार्डन बताएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे तो यहाँ पे है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इसको और अट्रैक्शन फोर्स से खत्म करना है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच की दूरी इतनी है, ओपी के बराबर है, इसके बराबर है। अगर इसको इससे दूर करना है तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल पी पे पड़ा हुआ है, पी पे पड़ा हुआ है, और दूसरा पार्टिकल ओरिजिन पड़ा हुआ है, और इस पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका ग्राफ ये है। अब अगर इस पार्टिकल को इसके अट्रैक्शन से दूर करना है तो तुम्हें ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये कितना वर्क कर रहा है इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, तुम्हें उतना वर्क एक्सटर्नल फोर्स से करवाना पड़ेगा, फिर ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स और इस पार्टिकल का जो पोजीशन है इस ओरिजिन से आर, इसके बीच का एरिया, तो फिर ये जो ग्राफ है ना, इसका जो एरिया है इस एरिया के बराबर वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। इसका आंसर बी एंड डी हो जाएगा। ओके थैंक यू।